हाय। मैं मेरा नाम सागर कुमार बंजारे है। मैं शासकीय गजानन अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटा 12 कक्षा एमए राजनीति विज्ञान चतुर्थ सेमेस्टर का छात्र हूँ। और इस सत्र 2019 और 20 में शासकीय गजानन अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के द्वारा परियोजना कार्य में मेरा ऑनलाइन वीडियो कैप्चर के द्वारा प्रस्तुत कर रहा हूं। और इस परियोजना कार्य के विषय में मेरा शीर्षक जम्मू और कश्मीर धारा 370 के हटने व संशोधन द्वारा भारतीय राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव का विषय रहा है। तो इस विषय परियोजना का प्रमुख टॉपिक आज मैं ऑनलाइन वीडियो कैप्चर के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर धारा 370 के हटने संशोधन से भारतीय राजनीति पर पड़ने वाला जो प्रभाव था वो इस तरीके से था। जैसे जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370 का परिचय भी जानना है, और दूसरा धारा 370 आर्टिकल 35A का इतिहास भी जानना है, और अनुच्छेद 370 क्या है इनके भी बारे में जानना है, और धारा 370 हटाने की प्रक्रिया, उसी तरह अनुच्छेद 370 की मायने, और अनुच्छेद 35A का क्या है मतलब, और जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन, और भारत की संविधान 35A में का संविधान। और इसी प्रकार जम्मू और कश्मीर धारा 370 का विशेष अधिकार, जम्मू कश्मीर के संबंध में स्थायी और अस्थायी के भी बारे में मतलब आज हम ऑनलाइन वीडियो कैप्चर के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम जम्मू और कश्मीर की स्थापना या इतिहास उसका एक परिचय जानेंगे। तो जम्मू और कश्मीर का स्थापना 1954 में हुआ था, और इसका स्थापना भी 2019 यानी कि अलग से राज्य अब नहीं रह गए। ये 2019 में वहाँ धारा जो लागू था 370 वो हटा दिए गए हैं। तो जम्मू और कश्मीर 1954 से 2019 तक का भारत का राज्य था। पाकिस्तान इसके उत्तरी इलाके के हिस्से पर काबिज है, जबकि चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा किया हुआ है। भारत इन कब्जों को अवैध मानता है, जबकि पाकिस्तान भारतीय जम्मू और कश्मीर के एक विवादित क्षेत्र मानता है। राज्य की आधिकारिक भाषा उर्दू है, या जहाँ जम्मू और कश्मीर है वहाँ का राज्य आधिकारिक भाषा उर्दू है। और जम्मू नगर प्रांत का सबसे बड़ा नगर और जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी श्रीनगर है। वही कश्मीर में स्थित श्रीनगर गर्मी के मौसम में राज्य की राजधानी रहती है। और जम्मू और कश्मीर में जम्मू कश्मीर बलिस्तान एवं गिलगित के क्षेत्र में सम्मिलित है। इस राज्य का पाकिस्तान अधिकृत भाग को लेकर क्षेत्रफल 2,22,236 वर्ग किलोमीटर एवं 1,38,124 वर्ग किलोमीटर है, जिसे पोक कहते हैं। पोक यानी कि पाकिस्तान का आधा मतलब इलाका ही। यह अधिकांश मुसलमान है, किंतु उनकी रहन सहन रीति रिवाज एवं संस्कृति पर हिंदू धर्म की पर्याप्त छाप है। कश्मीर के सीमांत क्षेत्र पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सिक्किम तथा तिब्बत से मिले हुए हैं। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर को विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया। लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। अब इसी प्रकार क्या है अनुच्छेद 370। तो 370 अनुच्छेद के भी जानना है। तो जम्मू कश्मीर का जिक्र कर आते ही धारा 370 और 35A की बात आ जाती थी।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर के विशेष स्वायत्तता मिली थी। वही 35A जम्मू कश्मीर राज्य विधानमंडल को स्थायी निवासी परिभाषित करने और उन नागरिकों को विशेष अधिकार प्रदान करने का अधिकार देता था। यह भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति से राष्ट्रपति के आदेश पर जोड़ा गया। राष्ट्रपति ने 14 मई 1954 को इस आदेश को जारी किया था। यह अनुच्छेद 370 का हिस्सा ही था। तो जब जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने की मांग होती आई थी, वहीं कश्मीरी नेता और स्थायी निवासी इसका विरोध करने आए थे। तो धारा 370 का अनुच्छेद वहाँ जम्मू और कश्मीर का एक विशेष, वहाँ का राज्य का एक विशेष अधिकार था। वहाँ पर अलग से संविधान, अलग से वहाँ का झंडा, ये सब वहाँ की अधिकार अलग से मिला हुआ था। तो अनुच्छेद 370 के क्या थे मायने? अब ये सेकेंड जो है अनुच्छेद 370 के क्या थे मायने, तो इस मायने में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू और कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन किसी अन्य विषय के संबंधित कानून को लागू करने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए थी। तो इस परिस्थिति में महाराजा हरि सिंह वो जम्मू कश्मीर का राजा था। जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए उस समय कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला की सहमति से जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू और कश्मीर अस्थायी विलय की घोषणा कर दी और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एशियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। इस नए समझौते के तहत जम्मू और कश्मीर ने भारत के साथ सिर्फ 3 विषयों, पहला रक्षा, दूसरा विदेश मामले और तीसरे संचार को भारत के हवाले कर दिया गया था। इसी तरह कश्मीर का जो राजा हरि सिंह थे, समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत सरकार ने वादा किया इस राज्य ने लोग अपने स्वयं की संविधान सभा के माध्यम से राज्य के आंतरिक संविधान का निर्माण करेंगे और जब तक राज्य की संविधान सभा शासन व्यवस्था और अधिकार क्षेत्र की सीमा का निर्धारण नहीं कर लेती, तब तक भारत का संविधान केवल राज्य के बारे में एक आंतरिक व्यवस्था प्रदान कर सकता है। इसी प्रकार हमारे तीसरा टॉपिक जो है धारा 370 और आर्टिकल 35A का इतिहास। तो धारा 370 और आर्टिकल 335A का इतिहास, जब 25 नवंबर 1949 को इसे भारत में अपनाया गया था, लेकिन इसके पहले 17 अक्टूबर 1949 को एक ऐसी घटना घटी जिसमें जम्मू और कश्मीर का इतिहास बदल दिया। दरअसल संसद में गोपाल स्वामी अयंगार ने खड़े होकर कहा कि हम जम्मू और कश्मीर को नया आर्टिकल देना चाहते हैं। उसने जब यह पूछा गया कि क्यों, तो उसने कहा कि आधे कश्मीर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है और इस राज्य के साथ समस्या है। आधे लोग उधर फंसे हुए हैं और आधे इधर। तो अभी वहाँ की स्थिति अन्य राज्यों की अपेक्षा अलग है, तो ऐसे में वहाँ के लिए फिलहाल नए आर्टिकल की ज़रूरत होगी, क्योंकि अभी जम्मू और कश्मीर में पूरा संविधान लागू करना संभव नहीं होगा। अतः अस्थायी तौर पर उसके लिए 370 लागू करना होगी। जब वहाँ हालात सामान्य हो जाएगी, फिलहाल वहाँ का धारा 370 से काम चलाया जा सकता है। अब धारा 370 आर्टिकल के हटने से जम्मू और कश्मीर में क्या बदला, तो आर्टिकल 370 का इतिहास, संक्षिप्त इतिहास। भारत को आज़ादी मिलने के बाद 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्पित आज़ाद कश्मीर सेना ने पाकिस्तान सेना के साथ मिलकर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया
और काफ़ी हिस्सा हथिया लिया था। इस हिस्से को आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या पोक कहा जाता है। पोक यानी आधा हिस्सा, जो पहले मतलब जम्मू कश्मीर का जो आधा हिस्सा पाकिस्तान में आता था, इसलिए पोक का एक नाम दिया गया था। तो उल्लेखनीय है कि सबसे कम समय में डिबेट के बाद आर्टिकल पार्लियामेंट पास हो गया। यह संविधान में सबसे आखिरी में जोड़ी गई धारा थी। इस धारा के फेस पर किसी भी लिखा है कि टेम्पररी प्रोविजनल फॉर द स्टेट ऑफ द जम्मू और कश्मीर। तो भारतीय संविधान के 21वें भाग में 370 एक अनुच्छेद है। 21वें भाग को बनाया ही गया अस्थायी प्रावधानों के लिए था, जिसे कि बाद में हटाया जा सके। इस धारा के 3 खंड है। इसके तीसरे खंड में लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा के परामर्श से धारा 370 कभी भी खत्म कर सकता है। हालांकि अब तो संविधान सभा रही नहीं, ऐसे में राष्ट्रपति को किसी से परामर्श लेने की जरूरत नहीं। जब कोई आर्टिकल या धारा टेम्पररी बनाई जाती है तो उसको सीज करने या हटाने की प्रक्रिया भी लिखी जाती है। उसमें लिखा गया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब उचित समझे और उन्हें लगे कि समस्याओं का हल हो गया है या जनजीवन सामान्य हो गया है, तो वह धारा को हटा सकता है। यहाँ यह समझने वाली बात यह है कि धारा 370 भारतीय संसद को लेकर आई है और वही इसे हटा सकती है। इस धारा को कोई जम्मू और कश्मीर की विधानसभा या वहाँ का राजा नहीं लेकर आया है। जो हटाया नहीं जा सकता। यह धारा इसलिए लगाई जाती है क्योंकि तब वहाँ युद्ध जैसे हालात थे और उधर पोख की जनता इधर पलायन करके आ रही थी। ऐसे में वहाँ का भारत का संपूर्ण संविधान को लागू करना शायद नेहरू ने उचित नहीं समझा। यह नेहरू ने इस संबंध में शेख अब्दुल्ला की बात मानी। लेकिन यह भी कहा गया कि इसी बीच वहाँ पर भारत के संविधान का वह कानून लागू होगा जिस पर फिलहाल वहाँ कोई समस्या या विवाद नहीं है। बाद में धीरे धीरे वहाँ भारत का संविधान के अन्य कानून लागू कर दिए जाएंगे। इस प्रक्रिया में सबसे पहले 1952 में नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच एग्रीमेंट हुआ, जिसे दिल्ली एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली एग्रीमेंट सन 1952 में शेख अब्दुल्ला और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू के बीच हुआ था और इस समझौता में भारत की नागरिकता को जम्मू और कश्मीर के निवासियों के लिए भी खोल दिया गया था। अर्थात जम्मू और कश्मीर के नागरिक के भारत के नागरिक मान लिए गए थे। सन 1952 के दिल्ली एग्रीमेंट के बाद ही 1954 को विवादित कानून अनुच्छेद 35 एक जोड़ा गया। ज्ञातव्य है कि इस अनुच्छेद के बाद ही जम्मू और कश्मीर का संविधान 1956 में बनाया गया। इसी प्रकार 1954 में राष्ट्रपति का आदेश, तो 1954 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओर से एक आदेश पारित किया गया। उस आदेश के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य में भारतीय संविधान के अन्य प्रावधान लागू किए जाने थे, लेकिन उन्होंने अलग से राज्य को एक कानून आदेश दे दिया। ऐसे आदेश जो संविधान की मूल भावनाओं संविधान के खिलाफ था, जो कि संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ था। दरअसल किसी राष्ट्रपति को संविधान में कोई धारा जोड़ना या नया कानून बनाने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार हमारा अगला टॉपिक मतलब अनुच्छेद अध्याय मतलब अगला अनुच्छेद जो धारा 370 से जुड़े इसके प्रावधान। अनुच्छेद 370 में क्या प्रावधान है, तो विशेष अधिकार इससे जुड़े हुए हैं। तो धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू और कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार अनुमोदन नहीं चाहिए। तो इस प्रकार का प्रावधान धारा 370 में था।
पहला, इसमें राज्य को भारत के संविधान की पूर्ण प्रयोज्यता से मुक्त कर दिया। राज्य को अपना संविधान बनाने की अनुमति थी। दूसरा, रक्षा, विदेश मामलों और संचार के तीनों विषय के लिए राज्य के ऊपर केंद्रीय विधायी शक्ति सीमित थी। तीसरा, केंद्र सरकार की अन्य संवैधानिक शक्तियां केवल राज्य सरकार की सहमति से राज्य पर विस्तारित की जा सकती है। चौथा, सहमति केवल अनंतिम थी, राज्य की संविधान सभा द्वारा इसकी पुष्टि की जानी थी। अगला प्रावधान, राज्य सरकार का सहमति देने का अधिकार केवल तब तक रहा जब तक संविधान सभा नहीं बुलाई गई। एक बार जब राज्य संविधान सभा में शक्तियों की योजना का अंतिम रूप दे दिया और तितर बितर हो गई तो शक्तियों का कोई विस्तार संभव नहीं था। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रावधान जो है अनुच्छेद 370 को राज्य की संविधान सभा की सिफारिश पर ही निरस्त या संशोधित किया जा सकता है। तो ये था प्रावधान। इसी प्रकार जम्मू और कश्मीर से जुड़े उनके अनुच्छेद से प्रावधानों के अंतर्गत तो जम्मू और कश्मीर के संविधान का प्रस्तावना और अनुच्छेद 3 बताता है कि जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न अंग है। और अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि राज्य की कार्यकारी और विधायिक शक्ति उन सभी मामलों को विस्तारित करती है जिनके संबंध में संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति है। संविधान 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। तो वहाँ जम्मू और कश्मीर का विशेष यह जान ले कि वहाँ दोहरी नागरिकता और जम्मू कश्मीर खुद का झंडा था वहाँ। और विधानसभा वहाँ जम्मू और कश्मीर का विधानसभा अवधि 6 वर्ष था, जबकि अपने भारतीय मतलब संविधान के तहत जम्मू कश्मीर को छोड़ 5 साल का विधानसभा का अवधि रहता है। और उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान्य नहीं था वहाँ। संसद के कानून सीमित था वहाँ जम्मू कश्मीर में और लिंग का पक्षपात भी था वहाँ। और बाहरी लोगों को जमीन का मालिक नहीं हो सकते थे वहाँ, जमीन खरीद नहीं सकते थे वहाँ। ऐसे स्थिति था जम्मू और कश्मीर का। इसी प्रकार जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम 2019 तो अभी वर्तमान समय में 2019 में इसका पुनर्गठन हुआ। तो जम्मू और कश्मीर से मौजूद राज्य के पुनर्गठन के लिए इससे जुड़े मामलों या आकस्मिक उपचार के लिए एक अधिनियम बनाया गया था जिसे जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कहा जाता है। तो इसका शीर्षक जो था अधिनियम संशोधन 2019 का 34वां संशोधन था और यह अधिनियमित राज्यसभा था। अधिनियमित करने की तिथि 5 अगस्त 2019 को द्वारा और अधिनियमित लोकसभा भी इसमें साथ सम्मिलित और अधिनियमित करने की तिथि 6 अगस्त 2019 को, हस्ताक्षर की तिथि 9 अगस्त को 2019 को हुआ था। तो इस प्रकार जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ। तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 भारत की संसद का एक अधिनियम है। इसे भारत की उच्च संसद राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को प्रस्तुत किया था। यह अधिनियम उसी दिन राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया था तथा अगले दिन लोकसभा ने इसे पारित कर दिए और इस अधिनियम में जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र प्रशासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने का प्रावधान है। तो जम्मू और कश्मीर लद्दाख इस अधिनियम के प्रावधान 31 अक्टूबर 2019 से लागू होंगे।
जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाएगी। तो अब जम्मू और कश्मीर में धारा 370 और वहाँ से लगे स्थायी और अस्थायी नागरिक कौन है, तो यह भी जानना है। तो जम्मू कश्मीर का स्थायी नागरिक वह व्यक्ति है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उसे पहले के 10 वर्षों से राज्य में रहा हो, साथ ही उसे वहाँ संपत्ति हासिल की हो। और दूसरा, भारत के किसी भी अन्य राज्य का निवासी जम्मू और कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं बन सकता और इसी कारण वो वहाँ वोट नहीं डाल सकता। तीसरा, राज्य किसी गैर कश्मीरी व्यक्ति को कश्मीर में ज़मीन खरीदने से रोकता है। वहाँ की जो सरकारें थे, वहाँ के राज्य की जो नियम था, वो गैर व्यक्ति को वहाँ ज़मीन खरीदने का कोई अधिकार नहीं देते थे। तो अगर जम्मू और कश्मीर की कोई लड़कियां किसी बाहर लड़के से शादी कर लेती हैं तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते थे, साथ ही उसके बच्चों का अधिकार भी खत्म हो जाते थे। राज्य और इसी प्रकार चौथा, राज्य सरकार किसी कानून को अपने हिसाब से बदलती है तो उसे किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। कोई भी बाहरी व्यक्ति राज्य में व्यापारिक संस्थान नहीं खोल सकते। वहाँ यह भी मतलब वहाँ कोई भी अदर राज्य का व्यापारी जो था वहाँ व्यापार नहीं कर सकता था। तो इस धारा का विरोध नेहरू ने दौर में अपनी ही कांग्रेस पार्टी में होने लगा था। तो संविधान निर्माता और भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 370 के धुर विरोधी थे। उन्होंने इसका मसौदा ड्राफ्ट तैयार करने के से मना कर दिया। अंबेडकर के मना करने के बाद शेख अब्दुल्ला नेहरू के पास पहुंच गया और नेहरू के निर्देशन पर एन गोपाल स्वामी अयंगार ने मसौदा तैयार किया था। तो भारतीय जनसंघ द्वारा भी इसका भारतीय जनसंघ के संस्थापक जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शुरू से ही अनुच्छेद 370 का ही विरोध किया। उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के बीड़ा उठाया था। उसने कहा था कि इसे भारत छोटे छोटे टुकड़े में बंट रहा है। मुखर्जी ने इस कानून के खिलाफ भूख हड़ताल भी की थी। जब इसके खिलाफ आंदोलन लड़ने के लिए जम्मू और कश्मीर गए तो उन्हें वहाँ घुसने नहीं दिया था। वह गिरफ्तार किए गए थे और 23 जून 1953 को हिरासत के दौरान ही उनकी रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई। इसी प्रकार प्रकाश शास्त्री आए और प्रकाश शास्त्री ने अनुच्छेद 370 को हटाने का एक प्रस्ताव 11 सितंबर 1964 को संसद में पेश किया था। इस विधेयक पर भारत के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने 4 दिसंबर 1964 को जवाब दिया और सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान में उन्होंने एक तरफा रुख अपनाया। जब अन्य सदस्यों ने इसका विरोध किया तो नंदा ने कहा, यह मेरा सोचना है, अन्य को इस पर वाद विवाद नहीं करना चाहिए। इस तरह का एक अलोकतांत्रिक तरीका अपनाया गया था प्रकाश शास्त्री जी ने। जम्मू कश्मीर का वहाँ का विशेष जो नागरिकों को मिलता था उसका जानकारी, सरकारी नौकरी जैसे वहाँ नागरिकों को होने वाला फ़ायदा, सरकारी नौकरी का विशेष अधिकारी दे सकती है और राज्य का जायदाद खरीदने का अधिकार दे सकती है। ये जो है धारा 370 हटने के बाद का फ़ायदा है। तो अब वर्तमान में जो है सरकारी नौकरी में विशेष अधिकार दे सकते हैं और राज्य में जायदाद खरीदने का अधिकार दे सकती है। छात्रवृत्ति और कल्याण में भी लाभ दे सकती है। जैसे वहाँ का नागरिक नहीं होते थे, नुकसान क्या होता था, तो राज्य में अपनी संपत्ति नहीं खरीद सकते थे लोग, विधानसभा में वोट नहीं डाल सकते थे, चुनाव में खड़े भी नहीं हो सकते थे, वहाँ सरकारी नौकरी नहीं पा सकते थे। इस प्रकार का था पहले जब धारा 370 वहाँ लगा था।
इसी बात वहाँ स्थायी नागरिक की परिभाषा। तो स्थायी नागरिक 1956 में जम्मू और कश्मीर का संविधान बनाया गया था और इसी स्थायी नागरिकता की परिभाषा तय की गई। इस संविधान के अनुसार स्थायी नागरिक वही व्यक्ति हैं जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा और कानून तरीके से संपत्ति का अधिग्रहण हो, जो कानून के तरीके से अधिग्रहण किया गया है। इसके अलावा कोई शख्स 10 वर्ष से राज्य में रह रहा हो या 1 मार्च 1947 के बाद राज्य में माइग्रेट होकर चले गए हों लेकिन प्रदेश में वापस रिप्लेसमेंट परमिट के साथ आया हो, तो वह स्थायी नागरिक ही अंतर्गत, मतलब आज के पाकिस्तान की सीमा के क्षेत्र अंतर्गत मिल ही जाता था उनको स्थायी नागरिक के रूप में। इसी प्रकार बाकी देश की तरह जम्मू और कश्मीर में लागू होगा कानून। अब जो धारा 370 हटने के बाद बदलाव हुआ वो है बाकी देशों की तरह जम्मू और कश्मीर में लागू होगा हर कानून। तो आर्टिकल 370 के कारण देश की संसद को जम्मू और कश्मीर की रक्षा, विदेश मामले और संचार के सिवा अन्य किसी विषय में कानून बनाने का अधिकार नहीं था। तो साथ ही जम्मू और कश्मीर को अपना अलग संविधान बनाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब यह सब बदल गया। अब वहाँ भारत की संविधान और भारत की कानून ही वहाँ निश्चित, मतलब लागू है। इसी प्रकार दूसरा बदलाव जो था, राज्यपाल का पद खत्म हो गया। राज्यपाल का पद खत्म हो जाएगा, इसके साथ ही राज्य की पुलिस केंद्र के अधिकार क्षेत्र में रहेगी। और उसी प्रकार एक और बदलाव, जम्मू और कश्मीर में नहीं लागू होती थी धारा 356। तो जम्मू कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती थी। इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था। यानी वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं बल्कि राज्यपाल का शासन लगता था। इसी प्रकार अगला जो था बदलाव, दोहरी नागरिकता खत्म हो गई। जम्मू कश्मीर में पहले जो दोहरी नागरिक था वो भी खत्म हो गई। जम्मू कश्मीर में अब दोहरी नागरिकता नहीं होगी। आर्टिकल 370 के कारण जम्मू और कश्मीर में वोट का अधिकार सिर्फ वहाँ के स्थायी नागरिकों को ही था। अब दूसरे राज्य के लोग वहाँ वोट नहीं दे सकते थे और ना चुनाव में उम्मीदवार बन सकते थे। अब नरेंद्र मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद भारत सरकार का कोई भी नागरिक वहाँ के वोटर और प्रत्याशी बन सकते हैं। यह प्रावधान 370 का हटने के बाद हो गया। कश्मीर अब केंद्र, और अगला जो था बदलाव, कश्मीर अब केंद्र शासित राज्य हो गया। एक नवीन केंद्र प्रशासित के रूप में कश्मीर और लद्दाख तो पहले था, अब वो जम्मू और कश्मीर एक नए केंद्र प्रशासित के रूप में सामने आई। तो जम्मू और कश्मीर में अभी तक विधानसभा की सिर्फ 87 सीटें थी, लेकिन अब राज्य का बंटवारा किया गया और जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इसी प्रकार विशेष अधिकार, धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू और कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून लागू करने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए। उसी प्रकार दूसरा जो है, इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू और कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती। इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। 1976 का शहरी भूमि कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। इसी तरह भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त, राज्यों के अलावा भारत में कहीं भी भूमि खरीदने का अधिकार है। यानी भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू और कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते हैं। तो अब यह वहाँ कोई भी व्यक्ति अब जमीन आसानी से वहाँ खरीदने का अधिकार प्राप्त हो गया वहाँ। अब जो
अनुच्छेद 370-35 से खत्म होने से होंगे भी परिवर्तन जो है इस प्रकार का था। तो अब जम्मू और कश्मीर में देश पहला जो था परिवर्तन, अब जम्मू और कश्मीर में देश के अन्य राज्यों के लोग भी जमीन लेकर बस सकेंगे। कश्मीर और दूसरा वही कश्मीर का जब अलग झंडा नहीं होगा, मतलब वहाँ भी अब तिरंगा शान लहराएगा। जम्मू और कश्मीर में अब तिरंगे का अपमान या उससे जलाना या नुकसान पहुंचाना संगीन अपराध की श्रेणी में आएगा। तीसरा परिवर्तन जो था, अनुच्छेद 370 के बाद जम्मू और कश्मीर का अलग संविधान भी इतिहास बन गया। अब वहाँ भी भारत का संविधान लागू होगा। तो चौथा परिवर्तन जो था, जम्मू और कश्मीर में स्थानीय लोगों की दोहरी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। पांचवा परिवर्तन, जम्मू और कश्मीर के दो टुकड़े कर दिए गए हैं और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख अब अलग अलग केंद्र प्रशासित प्रदेश होंगे। इस प्रकार परिवर्तन वहाँ आए। इस प्रकार निष्कर्ष, जम्मू और कश्मीर में दुविधा बनी हुई है और राजनीति परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। भारतीय जनता पार्टी न केवल नई दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी है, बल्कि यह देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। श्रीनगर सरकार के समर्थक वापस लेने का इसका रहस्यवादी निर्णय इसके स्वयं के पुराने तरीके के बिल्कुल विपरीत है। इसके दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। वास्तव में जम्मू और कश्मीर अपनी प्रमुख स्थिति के कारण या पिछली सरकारों की तुलना में इस समस्या का प्रबंधन करने के लिए तर्कसंगत के रूप से बेहतर है। सतही राजनीति लाभों को आगे बढ़ाने की बजाय केंद्र में बीजेपी सरकार को पूरे राज्य के लिए स्थायी और राजनीतिक समाधान खोजने के हेतु इसे अपनी अनूठी स्थिति का उपयोग करना चाहिए। तो इसी प्रकार जम्मू और कश्मीर धारा 370 की अनुच्छेद वहाँ की जो राजनीति, नागरिकता, वहाँ की सभी संपूर्ण व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ। वहाँ की स्थिति और वहाँ नए स्कूलों का निर्माण, वहाँ की महिलाओं को अलग से अधिकार, वहाँ वोट डालने का अधिकार, इस प्रकार का अधिकार वहाँ हमें धारा 370 हटाने के बाद मिला है। इसी तरह यह मेरा परियोजना कार्य संपूर्ण हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।